हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सी ए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वह है CL/CSS का सेकंड पार्ट। यानी कि दोस्तों हम पहले भी CL/CSS के ऊपर एक बार काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो करेंगे। तो दोस्तों आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं कि CL/CSS में एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट हर साल फंड अलोकेट करती है। और दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जितने भी बोरोवर्स हैं, यानी जो मशीन जिन्होंने खरीदी थी और CSS की फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब वह स्कीम आई थी और कब फंड खत्म हो गए। तो दोस्तों ऐसे केस में अब आपकी जो नई स्कीम यानी कि जो आपके फंड अलोकेट हो रहे हैं वो कितने तारीख से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ यहाँ पर पहले आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे लास्ट में नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में। नॉर्मल प्रोविजंस के लिए गाइस हम लोग चलते हैं हमारी पहले वाली वीडियो के ऊपर और कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। ये है लास्ट ईयर, यानी काफी टाइम के बाद CL/CSS यानी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, यानी इसके अंदर अगर कोई भी बोरोवर जिसने मशीन खरीदी है यानी लोन पे मशीन ली है, ऐसे केस में उसे 15% की सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों ये मशीन पर मिलेगी या लोन पर मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, मैं अभी आगे इस पॉइंट को आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक डेट है जिसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। मैं आपको इसको आगे लेकर चलूंगा। मैं इस पीपीटी को थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उन्हें यह स्कीम समझ में आ जाए। दोस्तों इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपने कोई भी मशीन लोन बैंक के थ्रू लिया है, यानी नेशनलाइज बैंक से कोई लोन लिया है, और ऐसे केस में मशीन के ऊपर आपने लोन लेने में आपने अगर CL/CSS की एप्लीकेशन लगाई है तो आपको सब्सिडी का फायदा मिलेगा। अगर नहीं लगाई है तो दोस्तों मैं भी बताऊंगा कितने टाइम बचा है, कौन कौन व्यक्ति है किस वक्त के लिए यह अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट में देख सकें कि इसे 15% का आपको फ्लैट सब्सिडी है जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक अवेल है। तीसरा है दोस्तों इसके अंदर जो लिखा हुआ है सभी कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, RRB, लेकिन मोस्टली गाइज ये है आपके नेशनलाइज बैंक ही ज्यादातर प्रायोरिटी करते हैं। हम बात करते चले मार्केट में 99% नेशनलाइज बैंक ही इसे ज़्यादातर प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि ST, SC और वुमेन कैटेगरी को बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर चला जाता है। साथ में आप जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं NER और हिल स्टेट रिलेटेड, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, साथ में आइसलैंड टेरिटरीज जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और आइडेंटिफाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उन्हें CL/CSS का फायदा और नॉर्मल पब्लिक की बजाय जल्दी मिलेगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं हम इसके अंदर कि न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों यूनिट्स को मिल सकता है, यानी पुरानी यूनिट है उस पर भी अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं लेकिन मशीन नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 7, ओनली टर्म लोन, सिर्फ यानी टर्म लोन। आप सोचते हैं CC लिमिट पे भी मिलेगी क्या? दोस्तों CC लिमिट पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। बात करते हैं एंटरप्राइज ओन ST/SC कैटेगरी। ST/SC कैटेगरी में अगर कम से कम 51% की होल्डिंग होना जरूरी है दोस्तों। साथ में ST/SC कैटेगरी में उसे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वह भी साथ में पेश करना होगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरर और सर्विस इंडस्ट्री दोनों के अवेल कर सकते हैं। SC/ST को 10% की एक्स्ट्रा सब्सिडी है, यानी 15% की जगह वहां पर 25% की सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड LLP कैन क्लेम सब्सिडी अंडर दिस स्कीम। एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल कैन क्लेम, यानी पहले भी मशीन का फायदा ले चुके हैं और अभी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन गाइस ये सब्सिडी अप टू 15 लाख तक ही मिलेगी। आगे चलते हैं। हायर परचेज बायर लीज फैसिलिटी पर यह सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। टूल डाइज फिक्चर्स इंफ्रा नॉट कवर अंडर दिस मशीन डेफिनेशन, यानी टूल डाइज फिक्चर इंफ्रा, यानी अगर मशीन के बिल के साथ में अगर इनका बिल साथ में उसी बिल के अंदर मेंशन है तो मिल जाएगा। अगर आपने इसे अलग से बनवाया है, जैसे मशीन का आपने बेस तैयार करवाया है या आपने मशीन के लिए और भी कोई हैवी इक्विपमेंट्स आपने खरीदे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों मशीन के साथ अगर है तो आपको ये मिल जाएगा। ओनली माइक्रो और स्मॉल, यानी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, यानी मैं जो अभी आज सेकंड पीपीटी लेकर चलूंगा उसमें हम इसके ऊपर काफी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं गाइस। अब हम वापस चलते हैं हमारे सेकंड पीपीटी के ऊपर।
तो अब हम इसमें देखते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले मीन ऑफ एमएसएमई। दोस्तों आप लोग अब तक सुन चुके होंगे एमएसएमई के लिए आपको उद्योग आधार बनवाना बहुत जरूरी है। उद्योग आधार आप कहीं आप खुद भी बना सकते हैं और किसी कंसल्टिंग की सहायता से भी आप इसे बनवा सकते हैं। दोस्तों एमएसएमई के कोड आपने कभी नोट किए हुए, आपके एमएसएमई के उद्योग आधार के ऊपर आप देखेंगे ABCDEF 6 तरह के कोड मेंशन होते हैं। अब ये 6 कोड क्या है दोस्तों? यह कोड है माइक्रो स्मॉल मीडियम की, यानी 3 कोड मैन्युफैक्चरर के हैं और 3 कोड सर्विस प्रोवाइडर के हैं। अब मुझे कई कॉल आते हैं कि सर हमारा CLCSS का बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है, हम लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया बैंक में लगाए हुए, तो मुझे कब मिलेगा? तो दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं। मेरा इस PPT को बनाने के पीछे इंटेंशन यही है कि ऐसी गलतियों के बारे में हम कवर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम MSME का कोड, यानी कि आपका उद्योग आधार। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे लेना चाहूँगा, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है और आपके कम 200, 300, 500 रुपए में आपके उद्योग आधार बना देते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि उद्योग आधार में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, और आप भी उस कॉपी को लेकर सीधा बैंक में सबमिट कर देते हैं और बैंक मैनेजर्स भी उसे आगे चेक किए बिना ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों आपके उद्योग आधार में मैन्युफैक्चरर ही इस CLCS के बेनिफिट को क्लेम कर सकता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर कांट डू क्लेम। ये चीज़ बिल्कुल आपने सही कही है कि मैंने पहले PPT में लिखा था सर्विस का, यानी कि गाइस इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिकली बात हुई है काफ़ी सीनियर पर्सन से, एक काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से, तो उसमें मैन्युफैक्चरर को ही इसमें प्रायोरिटी दी गई है। दोस्तों मैन्युफैक्चरर का कोड आएगा आपका ABC, A माइक्रो का, B स्मॉल का और C मीडियम का, जबकि आपको पता है मीडियम एंटरप्राइजेस को यह स्कीम नहीं मिलती है। गाइस दूसरा मैंने बता ही दिया आपको, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही मिलेगा। तीसरा, हम लोग बहुत ही डिलेड एप्लीकेशंस लगाते हैं। तो दोस्तों बात अब एप्लीकेशन की आई है, तो बिल्कुल मैं आपको जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो बनाई है मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। आप देखिए, यह है आपका सर्कुलर जो कि 14 मई 2020 का सर्कुलर है, यानी कि अभी जो लास्ट, और गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ के जितने भी पैकेज रिलीफ आपके अलाउ किए थे उस दिन के बाद का यह सर्कुलर है। इसको हम थोड़ा सा एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CLCSS कंपोनेंट ऑफ CLCS TUS, आपका ये टेक्सटाइल से रिलेटेड सब्सिडी है, NSCL-CSS थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम MIS एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों यह जो सर्कुलर है मैं आपको बता दूं, ये बैंक्स के लिए है, यानी कि हम कस्टमर्स के लिए नहीं है, लेकिन इसका हमारे हमसे काफ़ी रिलेशन है। जैसे कि इसके अंदर हमारा जो लोन है वह सैंक्शन होने के बाद जैसे ही हम एप्लीकेशन लगाते हैं हम इंतजार करते हैं हमारी सब्सिडी अकाउंट में आएगी आएगी आएगी, लेकिन वह नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने फंड अलॉकेट नहीं किए हैं। अब दोस्तों इसको मैं नीचे करके आपको बता देता हूँ कि किन किन लोगों के लिए वापस से अब एप्लीकेशन खुल रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने मशीन 2019-20 के अंदर थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में खरीदी है। खरीदने का मतलब यहाँ पर जो रेफरेंस डेट है उसका मतलब है गाइज आपकी डिसबर्समेंट डेट से, यानी कि जिस तारीख को आपने डिसबर्स करवाया है लोन, अगर वो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31/12/2019 तक है, तो गाइज ऐसे में पीरियड ऑफ सबमिशन क्लेम इन ऑनलाइन सिस्टम MIS फ्रेश क्लेम एट PLI, यानी कि ऐसी एप्लीकेशंस जो बैंक में जमा करा दी गई हैं, या मैं बोलूं कि ऐसे लोन जो 1 अक्टूबर से 31/12 के बीच में डिसबर्स कराए थे, मशीन लोन की बात कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वह 22/6/2020 से पहले पहले अपनी CLCS की एप्लीकेशंस की पूरी ड्राफ्टिंग कॉपी आप बनाकर बैंक में जमा करा दीजिए। दोस्तों नॉर्मली मार्केट में लोगों का ट्रेंड्स होता है कि काफ़ी बड़ा कमीशन चार्ज करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसे बना सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी कुछ उसके अंदर आपको बताया है। और बाकी आपको कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप कंसल्टेंट की सहायता लीजिए, किसी CA की हेल्प लीजिए, एडवोकेट की हेल्प लीजिए। बाकी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म या पूरी सेट आप खुद भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने आपको डेट बताया 22/6/2020 से 14/7/2020 के बीच में यह एप्लीकेशन सबमिट होना जरूरी है। दोस्तों मैं अभी पीपीटी में एक पॉइंट कवर करूंगा जिसमें लिखा हुआ है डिलेड। आप कोशिश कीजिए यह 22/6 से पहले ही जमा करा दें, क्योंकि गाइस क्या होता है कि एकदम से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, और तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन अगर लेट पहुंचती है तो ऐसे में वह रिजेक्ट हो जाती है और वो साइड में पड़ी रहती है। अभी तक अगर कई लोगों की जो सब्सिडी जिन्होंने पहले क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों ऐसे केस में गलतियां हुई हैं। जैसे उद्योग आधार में गलती, आप में से कई लोगों ने एमएसएमई डाटा बैंक की कॉपी ही नहीं लगाई होगी, जबकि मैं अभी पीपीटी में आपको बताऊंगा कि एमएसएमई डेटा बैंक में क्या है। जबकि आपको एमएसएमई डेटा बैंक की कॉपी अटैच करनी थी, आपको अपना उद्योग आधार अटैच करना था, इनवॉइस की कॉपी अटैच करनी थी, अपने फाइनेंशियल्स लगाने थे, साथ में आपके बैंक का सैंक्शन लेटर लगाना था। आपके बैंक के सैंक्शन लेटर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके मैनेजर के द्वारा वेरीफाई किया जाना चाहिए, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली डेट की कि हम थर्ड क्वार्टर के अगर अंदर कोई लोन लिया है तो उसका डेट 22/6 से 14/7 होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि यह सर्कुलर बैंक्स के लिए आया हुआ है, यानी जिन लोगों ने मशीन ली है उसका सब्सिडी बैंक प्रोसेस करना शुरू कर देगा। दोस्तों यहाँ पर है पहले PLI लेवल 1 टू नोडल बैंक्स एजेंसी टू, यानी अब हम 3 कैटेगरीज में इसको बांट रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसको ग्रीन में ब्लू कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर लेवल 1 की एक्टिविटीज होती हैं। लेवल 1 क्या होता है गाइस, आप लोग बैंक में जब एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो वह एप्लीकेशन रीजनल या जोनल ऑफिस से जो लेवल 1 की एजेंसियां हैं, यानी कि जिन लोगों आपके सिस्टम में जो लोग आपकी एंट्री करते हैं उन्हें लेवल 1 की कैटेगरी की है। हर बैंक का एक स्पेसिफाइड लेवल 1 सेगमेंट होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जयपुर में है, आपका यूको बैंक का लखनऊ के अंदर है, ऐसे करके। तो गाइज इसके आपकी हर जो प्राइम लैंडिंग एजेंसियां हैं उनका एक लेवल 1 डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम होता है आपकी एप्लीकेशन को सिस्टम में एंटर करना। अगर सिस्टम में एंटर करते टाइम काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इनवॉइस का पूरा डेटा एंटर करना, आपकी मशीन, यानी आपको ध्यान होगा मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्पेसिफाइड मशीन्स के लिए ही यह CLCSS है, ऐसा नहीं कि सभी अपनी मशीन को लगा दें। एक अच्छी बात और, अगर लेडीज ST/SC है तो उस केस में मशीन को देखा ही नहीं जाता है। मैं वापस से बता देता हूँ, अगर लेडीज ST/SC का केस है तो ऐसे केस में गाइस मशीन को ही चेक नहीं किया जाता है कि मशीन कौन सी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में वो ऑप्शन ही नहीं आता है, इस कारण से। तो गाइज आगे चलते हैं लेवल 1 की बात, यानी कि 22/6/2020 से 14/7/2020 के बीच में सिर्फ लेवल 1 की प्रोसेसिंग होगी, यानी आपको अपनी ब्रांच में पहले ही 22/6 से पहले ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, अगर आप इस क्वार्टर के अंदर आपने डिस्पर्स कराया है। जबकि लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए आप, लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है नाबार्ड सिडबी, यानी बड़ी ऑथोरिटीज। अब यानी बैंक की जो लेवल 1 की ऑथोरिटीज है वहां से आपकी एप्लीकेशन नाबार्ड शेड्यूल में जाती है, और उनके लिए भी यहाँ पे टाइमिंग स्पेसिफाइड की है 15/7 से 31/7, यानी इसके बीच में आपकी लोन की प्रोसेसिंग इन सेकेंड लेवल की एजेंसी को प्रोसेस करना होगा। और गाइस अगला है लेवल 2 से लेकर लेवल 3, यानी लेवल 2 से एप्लीकेशन लेवल 3 के बीच में जाएगी, जो कि आपका 1/8/2020 से 10/8/2020 के बीच में आपको अलाउ करती है। तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही बात आती है आपकी फोर्थ क्वार्टर की, यानी 1/1/2020 से 31/3/2020 के बीच में जितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है वह 11/8/20 से लेके 8/9/2020 तक इनकी प्रोसेस होगी। यानी आप भी अपनी एप्लीकेशन चाहें तो आज की डेट में ही बैंक में जाके सबमिट करा सकते हैं। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यह सब्सिडी फीफो बेसिस पे चलती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था, करीबन 3,500 करोड़ के फंड्स रिलीज हुए थे जो कि बहुत जल्दी खत्म भी हो गए। ओके दोस्तों, तो आप इसी तरह से आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बैंक्स की, यानी बैंक्स यानी कि नोडल
एजेंसियां जो ऑथराइज की हुई हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड, आपका बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और आपका तमिलनाडु इंडस्ट्रियल बैंक यानी कॉर्पोरेशन बैंक। अब दोस्तों आप कहेंगे सर हमारे तो और भी बैंक हैं, जैसे कि यूको बैंक है आपका, और भी कई सारे जैसे कि आपका केनरा हो गया, आपका विजया बैंक है। ये सब यहाँ पर क्या इनको लोन की एलिजिबिलिटी नहीं है? नहीं, सभी एलिजिबल हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे एसबीआई की काफ़ी सारी सब्सिडीज थी, एसबी विजय, त्रावणकोर और भी कई, तो वो सब एसबीआई में मर्ज हो गई। यानी कि अगर पहले उस ब्रांच में अकाउंट था तो अब वो एसबीआई को मानकर एसबीआई की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी आपको ध्यान होगा 1 अप्रैल 2020 को भी काफ़ी सारे बैंक कई बड़े बैंकों में मर्ज किए थे। तो गाइज आप मान के चलिए कि सारे नेशनलाइज बैंक इसके अंदर कवर हैं और सभी को SCLCSS का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वापस चलते हैं हमारी पीपीटी में। तो आपको मैंने बताया कि डिलीट नहीं करना है। अगर आपने मशीन लिया है, आप मैनेजर के पास जाके पूछिए कि सर क्या मैं CLCSS के लिए एलिजिबल हूँ। आप हैं तो अपना एप्लीकेशन चालू कर दीजिएगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगला है आपका इनवॉइस। आपका दोस्तों इनवॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इनवॉइस मशीन का कई फॉर्म में हो सकता है, यानी कि आपका लोकल इनवॉइस भी हो सकता है, आपका रजिस्टर्ड इनवॉइस भी हो सकता है, या आपने मशीन इंपोर्ट की हो। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जीएसटी का इनवॉइस ही लें अगर इन इंडिया से मशीन खरीद रहे हैं, पहली चीज़। और मशीन की साफ साफ उस मशीन में सॉरी बिल के अंदर पूरा डिटेल बाइफिकेशन के साथ होना चाहिए। अगर मशीन को शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया जाता है या उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है तो ऐसे केस में लेवल 1 की अथॉरिटी जब आपकी एप्लीकेशन सिस्टम पे चढ़ा रही होती है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर आपकी मशीन के साथ टूल, डाइस, पिक्चर्स जो कि आपको खरीदना जरूरी है, जिसके बिना मशीन नहीं चल सकती, तो आप अपने इनवॉइस के साथ ही उसे इनवॉइस में दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इनवॉइस आउट ऑफ इंडिया से मशीन खरीद रहे हैं तो गाइज ऐसे केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है इंपोर्ट करने के लिए। और ऐसे केस में, इंपोर्ट के केस में, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करते वक्त आपके नाम से ही मशीन आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं और वह अपने नाम से मशीन को मंगाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर आप सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि थर्ड पार्टी से आप बोलिए कि आप जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो आप मेरे फेवर में मशीन का इंपोर्टेशन करेंगे ताकि मैं उस सब्सिडी को क्लेम कर सकूं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी आती है कि एक्सचेंज रेट, यानी कि जब कोई आदमी इंपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसे पेमेंट भी डॉलर्स में करना होगा और डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए हर दिन एक्सचेंज रेट भी चेंज होती है। तो गाइस जिस दिन हम अपनी मशीन के पेमेंट के लिए टीटी लगाते हैं उस दिन हमारे एक्सचेंज रेट क्या है, यानी आप मोस्टली बैंकर की जो फाइल जानी है उसके साथ या तो टीटी की फोटोकॉपी भी लगा दीजिए या आप डेबिट नोट भी क्रिएट कर दीजिए, यानी कि आपने उस पेमेंट को जैसे ही ख़त्म किया तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के साथ में बैंक स्टेटमेंट जिस दिन आपका पेमेंट गया उसकी कॉपी लगा के आप अटैच कर दीजिए। दोस्तों अगली जो चीज़ है मशीन में, और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया था कि लेडीज़ और ST/SC के केस में मशीन का कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि मशीन हमेशा या फर्म हमेशा लेडीज़ के नाम से ही चलाए ताकि उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों इनवॉइस की सारी बातें हो गई हैं। अगला है सर्कुलर डेटेड 13/8/2019। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सब्सिडी मशीन के लोन अमाउंट पे, मशीन की कॉस्ट पे मिलेगी या लोन अमाउंट पे मिलेगी। दोस्तों 13/8/2019 से पहले एक प्रोविज़न हुआ करता था जिसमें कि अगर कोई भी मशीन की कॉस्ट का 15% फ्लैट सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दिया करती थी। लेकिन 13/8/2019 के सर्कुलर के बाद में गवर्नमेंट ने यह कहा है कि आपके लोन अमाउंट का 15% या मशीन की कॉस्ट का 15%, विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपकी मशीन है 50 लाख की और आपने लोन लिया है 70 लाख का, तो गाइस मशीन की कॉस्ट 50 लाख की है तो विच एवर इज लोअर
यानी 50 लाख का ही 15% आपको सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इम्पोर्टेड मशीन का फीस भी बिल्कुल काउंट कर लिया है। मैंने आपको लेडीज ST/SC वाली बात भी बता दी है जिसमें एग्जाम्पशन है। लिस्ट ऑफ नोडल बैंक्स भी मैंने आपको सारे बता दिए थे कौन कौन से हैं। दोस्तों अब आते हैं MSME डेटा बैंक। ये MSME डेटा बैंक भी आपको बनाना ज़रूरी है। आप MSME डेटा बैंक के बनाए बिना अगर आप लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों MSME डेटा बैंक के डेटा से ही आपके CLCSS का जो सिस्टम है यानी उसका सॉफ्टवेयर है वो आपकी डाटा को ट्रेस करता है। तो आपका डेटा बैंक पे डाटा एंटर कराना मस्ट है। अगला है व्हाट इज लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जो कि मैंने आपको तीनों बता दिया है। लेवल 1 बैंक के लेवल पे जो भी ऑथराइज एजेंसी है जो उसकी एंट्री करती है। लेवल 2 नाबार्ड और आपकी स्टेट भी। और लेवल 3 जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में आपको दोस्तों कोई कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से काम कीजिए। आप अपना जो भी है अपने किसी अच्छे CA की कंसल्टिंग की हायर कीजिए, एडवोकेट को हायर कीजिए जिसके अंदर आप उनके थ्रू अपने पेपर तैयार करवा सकते हैं और आप जाके बैंक में सबमिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।